शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम बनने की चाहत जताई। आज तक के कार्यक्रम पंचायत में उद्धव ने कहा कि जिम्मेदारी मिलने पर भागूंगा नहीं। उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना की ही दावेदारी होगी। महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा शिवसेना का ही होगा। क्या हम इस वक्त आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? मैं सपना देखने वालों में से नहीं हूं। मैंने पहले कहा, मैं मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री कुर्सी का सपना नहीं देखता, लेकिन कभी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। सारे लोगों ने यह सोचा था कि ये इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना का क्या होगा, मैंने जिम्मेदारी ले मेरे कंधों पर, तो जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं। मैं बाला साहब का बेटा हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद आज तक के कार्यक्रम पंचायत में भी खुलकर सामने आया। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन 25 साल पुराना है और गठबंधन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। चिंता मत करो, 25 साल से हमारा गठबंधन है। शायद दुनिया का एकमेव गठबंधन होगा जो 25 साल से साथ में है, और मेरी ओर से तो मैं कहता हूं कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन सारे लोग अपनी मर्यादा का पालन करें तो अच्छा है। 9 राज्यों में 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के लिए कल वोटिंग हुई। असम में जहां 3 सीटों पर हुए चुनाव में 70% मत पड़े, वहीं राजस्थान में 66.30 वोटिंग हुई। आंध्रा और तेलंगाना में भी 65% मत पड़े। हालांकि इस उपचुनाव में सबसे कम वोटिंग उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली। लखनऊ में जहां 34% मत पड़े, वहीं सबसे कम दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में 33% वोटिंग हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाजी मार ली। 18 साल बाद डूसू चुनाव में एबीवीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं आज जेएनयू छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। जेएनयू में भी एबीवीपी सभी सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। इस बार जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में करीब 50% वोट पड़े। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियां बता पाने में नाकाम मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी नाराज हैं। नरेंद्र मोदी ने 14 मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी उपलब्धि नहीं बताने के पीछे जवाब मांगा है। नाकाम मंत्रियों की लिस्ट में नजमा हेपतुल्ला और उमा भारती भी शामिल है। हालांकि उमा भारती की मंत्रालय ने सफाई दी है कि इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं मिली है। नाकामी पर जवाब मांगने की खबर को सिर्फ एक कयास बताया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महाकाल के दरबार में पहुंचे अमित शाह। अमित शाह ने पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ पूजा अर्चना की। बीजेपी अध्यक्ष के अगवानी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह की जमकर तारीफ की। गोवा की राज्यपाल के सम्मान में शॉल भेंट करने की शालीनता भूल गए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। पटना में गोवा की नवनियुक्त राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा का सम्मान समारोह हुआ। समारोह में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सुशील कुमार मोदी ने राज्यपाल को बुके तो ठीक से पेश किया, लेकिन शॉल जैसे तैसे देने की कोशिश की, जिस पर राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मुंबई के प्राइवेट अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन हुआ। आरजेडी अध्यक्ष बिहार में उपचुनाव के नतीजे के दिन अस्पताल में भर्ती हुए थे। युवराज सिंह के पिता नहीं चाहते कि उनका बेटा राजनीति में आए। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने साफ कहा कि युवराज को अभी 4-5 साल क्रिकेट खेलना चाहिए। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कयास लग रहे हैं कि युवराज राजनीति में आ सकते हैं। यूपी के मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी ने खुलकर अपनी दबंगई दिखाई। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और दरोगा को खुलेआम धमकी दी। एसपी प्रत्याशी नवाब जान ने बूथ पर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, धमकी देने के साथ साथ धरने पर भी बैठ गए। नोएडा में एसपी प्रत्याशी काजल शर्मा के पति पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एसपी विधायक और काजल शर्मा के पति गुड्डू पंडित ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी। इसके सेक्टर के आरडब्ल्यू अध्यक्ष प्यारेलाल जी
साथ में उनके गुड्डू पंडित होते हैं, वो जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे जो कहते हैं शाम को 5 बजे ये गुड्डू पंडित जी यही मिलना, शाम को 5 बजे तो देखते हैं ढंग से। हम आराम से बैठे हुए अपने कर रहे हैं, कोई आ रहा है उसकी पर्ची हम काट के दे रहे हैं, ये काम है हमारा। ये आते हैं यहाँ गाली गलौज करते हैं, ज़बरदस्ती बोकस वोटिंग डलवाने का, उससे कहते हैं या तुझे हम जान से मार देंगे, तेरे सिर में गोली मार देंगे, ये बोलते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, हम तो सीधे साधे उसमें बैठे हैं, हमें तो अपनी जान का डर है। अब यहीं आके हमें कहते हैं तुम्हें गोली मार देंगे, बताओ हम क्या करें। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने घोषणा पत्र जारी किया है। गोपाल कांडा ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में छात्राओं की सुरक्षा, मुफ्त लैपटॉप देने समेत तमाम वादे किए हैं। गोपाल कांडा अभी जमानत पर बाहर है। हरियाणा का हर बच्चा आधुनिक शिक्षा ग्रहण करे, उसके लिए हम हर छात्र को एक लैपटॉप देंगे। हम हर गरीब जिसके घर में बेटी पैदा होगी उसी दिन उसको हरियाणा सरकार की तरफ से 5100 रुपये बेटी के नाम के शुगुन के रूप में कि आपके घर में बिटिया हुई, 5100 रुपये का चेक उसके घर में जाएगा। 1000 रुपया महीना एक बेटी पर, 2000 रुपया महीना 2 बेटी पर, ताकि गरीब को बेटी बोझ ना लगे। और जब तक वो 18 वर्ष की बालिग ना हो, जब तक उसकी शादी ना हो, जब तक ये उसको मिलेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रांची में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक बुलाई गई। पार्टी के केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज बैठक जारी रहेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के सरकारी घर की बिजली काट दी गई है। 12 तुगलक लेन पर सरकारी बंगले में रह रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह। नोटिस के बाद भी अजीत सिंह ने घर खाली नहीं किया था। बिजली काटे जाने पर अजीत सिंह ने कहा कि सामान जा चुका है, जल्द घर खाली कर दूंगा। अजीत सिंह के अलावा कई और बड़े नेताओं को सरकारी बंगला खाली करना है। इसमें लालू प्रसाद समेत कई लोगों को भेजा जा चुका है नोटिस। फिल्म स्टार सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में मोदी सरकार का काम शानदार रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सलमान खान ने जमकर मोदी की तारीफ की थी। वहीं सलमान खान के पिता सलीम खान भी मोदी के प्रशंसक हैं। श्रीनगर में बाढ़ का पानी कम होने के बाद राहत के काम में तेजी आई है। अब तक करीब 1.5 लाख लोगों की जान बचाई गई है, जिसमें एनडीआरएफ ने 47,000 से ज्यादा लोगों को बचाया। जम्मू और कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ के 1000 से ज्यादा बचाव कर्मी अभियान में जुटे हुए हैं। इस काम के लिए एनडीआरएफ 148 नौकाओं का इस्तेमाल कर रही है। वहीं एनडीआरएफ की तरफ से अब तक 7.3 टन राहत सामग्री बांटी गई है। जम्मू कश्मीर के 7 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात कर कश्मीर को फिर से बसाने के लिए स्पेशल पैकेज मांगा। जम्मू कश्मीर के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय आपदा ऐलान करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर जम्मू कश्मीर के मंत्रियों ने फौरी जरूरत के साथ साथ कश्मीर को फिर खड़ा करने के लिए बड़ी योजनाओं की लिस्ट भी थमाई। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की समस्या पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्य की सराहना की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सेना और एनडीआरएफ की टीमें शानदार काम कर रही हैं। अप्रिशिएट जो सिविल सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं, जो लड़के हैं श्रीनगर से, गांव से जो आ रहे हैं, जो अभी भी आ रहे हैं, रिलीफ लेके आ रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। इसके साथ जो दूसरा जो रेस्क्यू आर्मी ने किया, जो जीबी पंप से बच्चे निकाले, औरतें निकाली, दूसरी जगह से निकाले, टूरिस्ट को उन्होंने निकाला, यहाँ जो लेबर क्लासेस काम कर रहे थे उनको भी निकाला। और शायद उसकी वजह से, क्योंकि यह हमारा आर्मी को बैलेंस करना पड़ा। सेना के 2 जवानों को मृत घोषित किया गया। हफ्ते भर पहले पुलवामा में सेना के दोनों जवान पानी में बह गए। दोनों जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे। पानी कमने के साथ कश्मीर में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। कई इलाकों में बिजली पानी बहाल कर दी गई है। वहीं बीएसएनएल ने कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाके में मुफ्त टॉक टाइम देने का ऐलान किया है।
निजी मोबाइल कंपनियां भी फ्री टॉक टाइम दे रही हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के सभी ट्रैकों को फिर से ठीक कर लिया गया है। बारिश की वजह से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाली ट्रैक को नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, वैष्णो देवी मंदिर के पुरानी गुफा को भी दर्शन के लिए खोल दिया गया है। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से 4 दिनों तक वैष्णो देवी मंदिर बंद रखा गया था। बारिशें लगातार 3-4 दिन हुई, उसकी वजह से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को भी रोकना पड़ा। 4 तारीख को शाम 4 बजे से लेके ये यात्रा अगले 4 दिन तक बंद रही। लेकिन इस दौरान जो एक्टिविटीज़ श्राइन बोर्ड ने की और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो कार्य किया गया, उससे सभी ट्रैक्स को अब हमने पूरी तरह से खोल दिया है। सभी सेवाएं जो यात्रा के रिलेटेड हैं वो पूरी तरह से संपन्न हैं और चल रही हैं। ये यात्रा को दोबारा 8 तारीख को हमने खोल दिया था और उसके बाद लगातार ये यात्रा ठीक तरह से चल रही है। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन तक जाने वाले जितने भी मार्ग हैं वो पूरी तरह से क्लियर हैं। जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिन हल्की बारिश होने का अनुमान है। हालांकि उत्तर पूर्व भारत में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। वहीं बिहार और झारखंड में भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, खासतौर से बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग ईस्ट यूपी, इस एरिया में बरसात चलती रहेगी। और इन एरियाओं के लिए हमने आइसोलेटेड टाइप की वार्निंग भी दे रखी है, जिनमें खासतौर से ईस्ट यूपी, बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उड़ीसा हैं। तो इनमें कुछ बरसात जारी रहेगी। उहल नदी में पहाड़ी दरकने से करीब 500 मीटर की झील बन गई थी। इस झील की लंबाई धीरे धीरे करीब 1 किलोमीटर तक बढ़ गई है। हालांकि लैंडस्लाइड से उहल नदी का रुका हुआ बहाव फिर से चलने लगा है। दिल्ली के बवाना के रहने वाले स्कूली छात्र की हरियाणा के सोनीपत में लाश मिली। 3 दिन पहले घर से लापता हुआ था बवाना का रहने वाला हेमंत। 14 साल के हेमंत की लाश एक खेत में मिली। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्ट्रेचर के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का इल्जाम है कि उन्हें रेलवे से कोई मदद नहीं मिली। पद्मावती एक्सप्रेस से पति के साथ आ रही 48 साल की महिला की ट्रेन में तबीयत बिगड़ गई। घंटे भर गुहार लगाने के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सुमित नाम का युवक जिम से घर जा रहा था। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सुमित का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। यूपी के बुलंदशहर में एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट में जेल में रह दरअसल लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मुजरिम वापस हल्द्वानी जेल जा पहुंचा। इस बात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। मुंबई के जुहू इलाके में एक कांस्टेबल की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या कर सबूत मिटाने के लिए कांस्टेबल के शव को जलाया भी गया। 43 साल के कांस्टेबल दिलीप बोराले कल्याण का रहने वाला था। पुलिस अपने कांस्टेबल की हत्या की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड के खदान में आग लग गई। कोलफील्ड में लगी आग से करीब 55 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। खान से निकाले गए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।